हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर लाइट। देखिए, लाइट हमारे पास जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जगह हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और एक पार्ट में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। हम इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड रहते हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इस लेक्चर के जो भी हमारे पास नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से लेक्चर नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारा सभी स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर आप जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। आपके पास जो भी बोर्ड पेपर आएगा वहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, हमारे पास वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और उसमें वहां पर आपके पास असर्शन रीजनिंग भी रहती है। हम अपने चैनल पर एक स्पेशल सीरीज बनाएंगे जिसमें हम सभी केस बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं उनसे आने वाली केस स्टडी या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू आ रहा है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सीबीएसई दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अब हो सकता है कि आप यहाँ पर ऑल इंडिया सीबीएसई के एग्जाम में बैठे हैं, आप सीबीएसई दिल्ली रीजन के स्टूडेंट ना हो। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये तो दिल्ली बोर्ड में आया है, तो हमारे पास ऑल इंडिया सीबीएसई में नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन के हमें सिर्फ पैटर्न को समझना है। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करके जाएंगे वही क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में दिखे। लेकिन आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और आपको समझना है कि किन टॉपिक से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन के पीछे जो यहाँ पर टॉपिक्स इन्वॉल्व है उन पे आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किन किन चीजों के लिए हमारे पास ट्रू है। प्लेन मिरर्स के लिए, कॉन्केव मिरर्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए, या फिर ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में तो ये चीज हमने देखी थी कि प्लेन मिरर में ये होता है। ये आपके पास कॉन्केव मिरर में भी होगा, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं सभी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के लिए जो लॉ है वो ट्रू रहेगा। तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर दिस इमेज इज। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कॉन्केव मिरर को लेकर के पूछा गया है। कह रहे हैं कॉन्केव मिरर का आपके पास जो फोकस है उसके और ये जो पोल होता है कॉन्केव मिरर का, इसके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी जो इमेज आपको मिल रही है वो एक एनलार्ज इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर। तो अगर ये केस आपको याद हो, अगर आपने ये रे डायग्राम्स यहाँ पर सभी मिरर्स के कंप्लीट कर रखे हैं, अगर आपने इनको पढ़ रखा है इस टॉपिक को, तो कॉन्केव मिरर में एक ही केस हमारे पास ऐसा होता था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। नहीं तो जो कॉन्केव मिरर है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और ये जो वर्चुअल इमेज बनती थी ये बिहाइंड द मिरर बनती थी। और वर्चुअल इमेज जो है आपके पास, ये पहली बात तो इरेक्ट होती है और रियल इमेज जो हमारे पास रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विच इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो इसकी इमेज हम लोग बनाते थे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ की बात करी जाती है कि जो फोकल लेंथ है किसी भी प्लेन मिरर की वो हमारे पास क्या रहती है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0, इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर है, -25 सेंटीमीटर। देखिए, हमारे पास जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है। अब ये जो फोकल लेंथ यहाँ पर इनफाइनाइट दे रखी है, फोकल लेंथ हम लोगों ने इनफाइनाइट कैसे लिख दी, ये कैसे आ गया। तो ये देखिए, पहली बात तो ये 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर को तो आप छोड़ देंगे, आपको 25 और -25 को यहाँ पर नहीं देखना है। अगर हम एक प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर की जो कर्वेचर सरफेस है, अगर हम प्लेन मिरर के कर्वेचर सरफेस की बात करें तो प्लेन मिरर के पास कोई भी कर्वेचर सरफेस नहीं है। उसकी जो सरफेस है वो एक्जैक्टली आपको एक स्ट्रेट दिखेगी, इसीलिए हम लोग उसको प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें कि यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट क्यों है, इन्फिनिटी हमने इसका आंसर क्यों दिया है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर प्लेन मिरर पर आकर के कभी भी जो पैरेलल रेस हैं अगर ये आकर के गिरती हैं और ये पैरेलल रेस को हम मान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो आपको पता है कि ये जो रेज आई है जिस एंगल से आई है उसी एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। तो अगर आप इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज को देखें तो ये रिफ्लेक्टेड रेज अभी हमें कहीं मीट होती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं है ये मीट नहीं होंगी, ये मीट होंगी लेकिन बहुत ज्यादा दूर जाने पर ये कहीं मीट होंगी। तो प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब भी लाइट रेज आपके पास पैरेलल आती हैं तो वो हमेशा कहां पर मिलती हैं, वो फोकस पर मिलती हैं। तो इसलिए हम मान करके चलते हैं कि जो इसका फोकस है वो फोकस कहां पर है, इसका इन्फिनिटी पर है। तो इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास इनफाइनाइट रहती है।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। तो कौन से मिरर का हम यूज करेंगे अगर हमें किसी पेशेंट की टीथ में कैविटी को देखना है? तो डेंटिस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर आपको टीथ या एक शार्प ऑब्जेक्ट की अगर इमेज चाहिए जो कि बहुत ही पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हमें उसकी इमेज बड़ी करके देखनी पड़ेगी, तभी तो डेंटिस्ट को वो कैविटी अच्छे से नजर आएगी। अगर वो उसको बड़ी करके नहीं देखेगा तो टीथ तो वैसे भी एक इतनी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर होने वाली कैविटी उससे भी छोटी है। तो आपको जो इमेज चाहिए वो एक एनलार्ज्ड इमेज चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्केव मिरर, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर आपके पास एनलार्ज्ड इमेजेस बनाते हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डिमिनिश्ड इमेजेस बनाते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉन्केव मिरर। प्लेन मिरर तो हम कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज की ही इमेज बना करके दे देता है जो आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस इज। देखिए, कोई हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, मीन्स अभी तो हम लोग मिरर की बात करेंगे, लेंसेज की भी बात नहीं करेंगे। तो ये जो ऑप्टिकल डिवाइस है ये क्या कर रहा है? जो इमेज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाफ कर देता है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, लेकिन जो उसकी इमेज बन करके आ रही है वो छोटे साइज की आ रही है। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। दूसरी चीज है कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है? हमने इसके फ्रंट में रखा हुआ है। तो देखिए, प्लेन मिरर क्या करते हैं? प्लेन मिरर तो सेम साइज की इमेज बना करके देते हैं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर एनलार्ज इमेज बना देते हैं। एनलार्ज इमेज मतलब बड़ी इमेज बना करके देते हैं। लेकिन यहां पर जो इमेज है, पहली बात तो वो छोटी हो गई ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेजेस बना करके देंगे जो भी आप ऑब्जेक्ट उसके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्केव मिरर, you focus the image of a distant object formed by the mirror on a screen. The image obtained on the screen as compared to the object is always। देखिए, कह रहे हैं कि हमें जो फोकल लेंथ है किसी कॉन्केव मिरर की, अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए और उसकी हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, तो बोला गया है कि यू फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द मिरर ऑन अ स्क्रीन। तो यहां पर पहली बात तो जो फोकल लेंथ है वो एक कॉन्केव मिरर की बात करी जा रही है कि आपको फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर की निकालनी है। और जो इमेज है, इमेज को हम लोग एक स्क्रीन पर ऑब्टेन करना चाहते हैं, और ये जो इमेज है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, ये एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट कैसी होगी? अगर आप एक अगर आप एक कॉन्केव मिरर की बात करें, तो कॉन्केव मिरर में जो इमेजेस हैं वो पहली बात तो एनलार्ज बनती हैं, डिमिनिश्ड इमेजेस नहीं बनती हैं। देखिए, यहाँ पर दो केसेस होते थे, या तो इमेज आपके पास रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट वो कब हो सकती है? जब मिरर और उसके फोकस के बीच में वो ऑब्जेक्ट रखा हो। तो अगर आपको उसकी फोकल लेंथ की बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट या एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है किसी भी कॉन्केव मिरर की, अगर आप ऑब्जेक्ट फोकस पर रख देंगे, तो फोकस पर रखने पर जो इमेज है वो कहां पहुंच जाती थी? इमेज पहुंच जाती थी इंफिनिटी पर। अब वो जो इमेज यहां पर इंफिनिटी पर पहुंच गई है, अब आप ले जाकर के स्क्रीन रखेंगे, आपको इमेज मिल तो जाएगी, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा और उसकी इमेज इंफिनिटी पर बन गई, तो वो इमेज कैसी बनती थी? वो इमेज हमारे पास बनती थी रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। वो एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहां पर होना पड़ेगा? फोकस के और मिरर के बीच में। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर है, आंसर हो जाएगा इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि जो इन्वर्टेड इमेज है वो रियल इमेजेस ही होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपना आंसर देंगे इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं वो कैसा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं? रियर व्यू मिरर आपके पास वो मिरर्स होते हैं जो कि आपसे पीछे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसकी इमेज बना करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो पीछे हाईवे कवर करती है हमारी कार, या हम जो भी यहाँ पर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पर मल्टीपल गाड़ियां हमारे पीछे चलती हैं, लेकिन उनकी बहुत छोटी इमेज आपको बना करके देता है। अगर वो ट्रक को ट्रक जितना दिखा देगा तो पूरा मिरर ही ढक जाएगा, आपको बाकी गाड़ियां तो दिखेंगी नहीं। कार को कार जितना दिखा देगा तो बाकी गाड़ियां नहीं दिखेंगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है, तो मैग्निफिकेशन कम है। छोटी इमेजेस या डिमिनिश्ड इमेजेस कौन बनाते हैं? डिमिनिश्ड इमेजेस आपके पास बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसीलिए उन्होंने पूछा है मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो इसका मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारे पास लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। देखिए, टॉर्चेस में जो सर्च लाइट है और जो हेडलाइट्स है व्हीकल्स में, उसमें पूछ रहे हैं कि बल्ब हम लोग कहां पर प्लेस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो टॉर्च है, अगर आप टॉर्च पे ध्यान देंगे तो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट रेस है वो हमेशा डाइवर्ज होती हैं, और उसी के साथ साथ जो आपके पास ये हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट से भी निकलने वाली जो लाइट रेस हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, मीन्स वो ज्यादा जो एरिया है उसको कवर कर सके। तो उसके लिए आपको ये जो बल्ब है उसको कहाँ प्लेस करना है?
पोल और फोकस के बीच में रिफ्लेक्टर के, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। देखिए अगर हम लोग इसको फोकस पे रखेंगे तो फोकस पर जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो वो एक ज्यादा एरिया कवर करेंगी, वो ज्यादा जो डाइवर्स करके यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये है यहाँ पर आपका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कह रहे हैं कि कोई ये बच्ची है जो कि एक मिरर के सामने खड़ी है और मिरर को इन्होंने नाम दिया है द मैजिक मिरर। मैजिक मिरर क्यों कह रहे हैं? मैजिक मिरर इसलिए कह रहे हैं कि वो देखती है कि जो उसका सिर है उसकी जो इमेज निकल करके आ रही है वो उसके रियल जो साइज था उसके सिर का, हेड का जो ओरिजिनल साइज उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और जो उसकी बॉडी का मिडल पोर्शन है वो सेम साइज का उसको दिख रहा है, और जबकि उसके जो पैर हैं वो उसको छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए हो क्या रहा होगा कि अगर उसका हेड उसको बिगर दिख रहा है उस मिरर में, इसका मतलब जो मिरर का जो टॉप पोर्शन है वो किसकी तरह यहाँ पर दिख रहा है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर की तरह। क्योंकि जो कॉन्केव मिरर है आपके पास एनलार्ज इमेजेस बनाते हैं, तो मिरर का जो टॉप पोर्शन है वो तो कॉन्केव है। फिर बोल रहे हैं जो मिडल पोर्शन है, जो उसकी जो ये मिडल पोर्शन उसकी बॉडी का वो सेम साइज का है, तो फिर वो तो प्लेन मिरर हो गया। तो मिरर का जो मिडल पोर्शन है हमारे पास प्लेन मिरर रहेगा क्योंकि वो सेम साइज की इमेज बना करके दे देता है। और आखिरी में जो उसके लेग्स थे वो उसको स्मॉलर दिख रहे हैं, तो लेग्स स्मॉलर क्यों दिख रहे थे? क्योंकि जो उसकी सरफेस थी वो आपके पास कॉन्वेक्स थी। तो कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास वो जो मिरर है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है सही वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉन्केव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। सबसे ऊपर की जो सरफेस थी वो कॉन्केव थी, बीच वाली सरफेस प्लेन है और सबसे नीचे वाली यहाँ पर कॉन्वेक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जो रेज हैं जो कि सन से चल के आ रही हैं वो कहां पर कन्वर्ज हो रही है? 15 सेंटीमीटर पे। तो जो सनरेज है, सनरेज अगर सनरेज को हम लोग कन्वर्ज करा रहे हैं तो सनरेज को हम कैसा सोर्स लेकर के चलेंगे? एक ऐसा सोर्स जो कि इंफिनिटी पर बैठा हुआ है, सन से आने वाली रेज। तो ये 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो गई। जब भी लाइट रेज इंफिनिटी से आती हैं तो वो आकर के फोकस पे मीट करती हैं। तो इसका मतलब ये जो 15 सेंटीमीटर है ये क्या है? इस मिरर का फोकस है। और जो आपको इमेज का साइज चाहिए वो ऑब्जेक्ट के हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता था? ऐसा तब हो सकता है कॉन्केव मिरर में। पहली बात तो ये मिरर कॉन्केव है क्योंकि ये कन्वर्ज करा रहा है लाइट रेज को, और कॉन्केव मिरर में एक ही केस ऐसा होता था हमारे पास जहां पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल होता था, और वो है जब आप ऑब्जेक्ट कहां पर रख देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के एक उतने ही डिस्टेंस पर पड़ता है, मतलब डबल कर देंगे हम लोग। तो अगर इसका फोकस जो है आपके पास 15 सेंटीमीटर पे है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती थी, लेकिन हाँ जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी। इसी के साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पे। देखिए असर्शन रीजनिंग में यहाँ पर ऊपर आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर किसको बता रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है हमारे पास असर्शन पे, व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। कि कोई कॉन्केव मिरर था जिसको हमने जब पानी के अंदर रखा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। फिर दूसरा इसके पीछे जो रीजन सप्लाई किया गया है वो ये सप्लाई किया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इज अ प्लेस्ड। देखिए यहाँ पर अगर असर्शन पे ध्यान दे तो असर्शन आपको ये बता रही है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई। अब देखिए असर्शन एक वो स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको इसके ऊपर अब क्या करना है, इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि जो असर्शन दिया गया है क्या ये सही है। अगर किसी ने यह बात बोली है तो पहली बात तो ये बात गलत है, असर्शन यहाँ पर गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ेगी नहीं, वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि अभी भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि वो एयर में काम कर रहे थे। और उसके बाद रीजन दिया गया है इसके पीछे, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। तो रीजन बिल्कुल सही है। अगर हम रीजन की बात करें तो यहां पर रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन यहां पर गलत हो गई। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर जो इसके लिए ऑप्शन है वो हम लोग देंगे कि रीजन इज ट्रू बट द असर्शन इज फॉल्स। इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर रीजन बिल्कुल सही दिया गया है असर्शन के पीछे, लेकिन वो जो असर्शन ली गई थी वही आपके पास गलत थी। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f
फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पे ही रखा हुआ है, उन्होंने बोला ना कि जो डिस्टेंस वो एफ के बराबर है, और एफ यहाँ पर फोकल लेंथ को बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर के। उसके बाद बोला है कि जो इसकी इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। तो देखिए बात बिल्कुल सही है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर ही बनती है। तो पहली चीज ये समझ आती है कि असर्शन तो अभी सही है। इसके पीछे जो रीजन सप्लाई कर रहे हैं, रीजन ये है द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी, कि जो इमेज का डिस्टेंस है किसी कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो इन्फिनिटी पर नहीं हो सकता है। तो देखिए ये बात गलत है, यहाँ पर असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत दिया गया है इसके पीछे, कि जो इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस किसी कॉन्केव मिरर में इसको लिखा है कैन नेवर बी इन्फिनिटी, की इन्फिनिटी पर नहीं जा सकती है। तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा उसकी इमेज इन्फिनिटी पर ही जाएगी, चाहे आप कॉन्केव के लिए बोले या कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। तो देखिए पहली बात, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे एक एमसीक्यू में डिस्कस किया था, मिरर की फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो असर्शन तो यहां पर गलत हो गई। उसके बाद लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू f इक्वल्स टू r/2। तो क्या फोकल लेंथ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में यही रिलेशन है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट असर्शन रीजनिंग, प्लेन मिरर में फॉर्म अ रियल इमेज। लिखा है कि जो प्लेन मिरर है आपके पास वो एक रियल इमेज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो प्लेन मिरर है क्या आपके पास वो रियल इमेज बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। कैसे बना सकता है? अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वर्चुअल कंसिडर कर दें। देखिए ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कैसे कंसिडर किया जाएगा, एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पर जो लाइट रेस पड़ेंगी वो बिहाइंड द मिरर जाना चाह रही होंगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट को हमें बिहाइंड द मिरर रखना पड़ेगा। वर्चुअल जो इमेजेस हैं आपके पास जितनी भी बनती हैं बिहाइंड द मिरर बनती हैं। तो अगर हम बिहाइंड द मिरर जाएं तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर जाने पर हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो लाइट रेस थी अगर ये यहाँ से कन्वर्ज ना होकर के डाइवर्ज होकर के निकलने की कोशिश कर रही है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि लाइट रेस यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। देखिए मैं पहली लाइट रे लेकर के आया जो कि इस पर इंसिडेंट है और ये यहाँ से बाहर चली गई। फिर उसके बाद एक और आपके पास लाइट रे आई, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई और ये इंसिडेंट रे भी यहां से टकरा के वापस चली गई। तो अगर आप इसको देखेंगे ये जो लाइट रेस है जो यहां से टकरा के वापस जा रही हैं, तो ऐसा लगेगा कि जो इंसिडेंट थी यहाँ पर, ये एरोज जो है हमारे पास, ये एरोज गलत बन गई। हमारे पास पहली इंसिडेंट रे है, इसके पास दूसरी इंसिडेंट रे है, फिर ये हो गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेस। तो अगर मैं इंसिडेंट रेस को मीट करना चाहूं बिहाइंड द मिरर, तो ये कहीं बिहाइंड द मिरर मीट होंगी। तो इसका मतलब ये बिहाइंड द मिरर जहां पर मीट हो रही है ये तो आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। तो इस केस में अगर लाइट रेस हमारे पास कन्वर्जिंग होगी तो कन्वर्जिंग लाइट रेस यहाँ पर कैसी इमेज बना करके देंगे आपको? रियल इमेज। और ये एक सिचुएशन थी आपके सामने जो कि मैंने आपको यहाँ पर बना करके समझाई है। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बिहाइंड द मिरर कंसिडर किया और ये जो दो लाइट रेस यहाँ पर बनाई है कन्वर्जिंग नेचर की लाइट रेस हो गई। तो जी हाँ, यहाँ पर असर्शन तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही बात बोली गई है कि प्लेन मिरर में फॉर्म अ रियल इमेज। उसके बाद लिखा है प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, जो कि रियल ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा गया होगा, क्या उसकी इमेज हमें वर्चुअल मिलेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो इमेज है वो वर्चुअल ही देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इसका असर्शन भी सही है और यहाँ पर रीजन भी सही है, बट यहाँ पर जो रीजन दिया गया है, रीजन यहाँ पर असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये असर्शन को यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा, उसके पीछे कुछ और कॉन्सेप्ट है। तो यस, assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो मींस ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये खत्म होते हैं, assertion रीजनिंग एंड जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जिसमें आपके पास ये आ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2020 में पूछा गया था और क्वेश्चन है ड्रॉ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट रे व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली बात, जो मिरर है, मिरर आपके पास एक कॉन्वेक्स है और इस कॉन्वेक्स मिरर के जो रेज आ रही हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। तो अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो ये कहाँ मीट करती हैं? ये फोकस पे मीट करती हैं। तो पहली बात तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस हमारे पास वर्चुअल होता है, तो ये जो लाइट रे थी ये अगर इस पे इंसिडेंट हुई है तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ से हम लोग लाइट रेस का डाइवर्जेंस दिखा देते हैं, ये लाइट रेस डाइवर्ज होकर के चली गई। तो अब ये मीट कहाँ होंगी? ये मीट होंगी यहाँ पर बिहाइंड द मिरर। तो इसे हमें फर्दर प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर।
तो ये मीट हो गई यहाँ पर फोकस पे। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जैसे यहाँ पर जो फोकस हम लोगों ने बनाया है, इसका फोकस रियल नहीं होता है, इसका फोकस वर्चुअल होता है। बिकॉज ये एग्जिस्ट तो इसके फ्रंट में ही करेगा ना, अगर हम इसके फोकस की बात करें तो फोकस तो यही होना चाहिए, बट ये हमने एज्यूम करा है कि इसका जो फोकस है बैक साइड है, बिकॉज जो डाइवर्जिंग लाइट रेज है वो वहां पर मीट होती हुई दिखेंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो एक वर्चुअल फोकस होता है, और जो कि रियल फोकस है वो आपके पास कॉन्केव मिरर में रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो पार्ट बी है, पार्ट बी में बोला गया है कि जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से लाइट रेज आ रही है, तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर आकर के इंसिडेंट होगी तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाना चाहिए, यही रूल हुआ करता था हमारे पास। तो अगर हमने यहाँ पर इसका फोकस कंसिडर किया है तो एक लाइट रे लेकर के आते हैं जो कि बिल्कुल फोकस से आई है, और अगर ये फोकस से आई है तो ये कहाँ निकल जाएगी, ये निकल जाएगी यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो ये हो गई आपके पास इंसिडेंट रे, ठीक है, जो कि ये लाइट रे है ए बी, और यहाँ से जो ये बीसी रे जा रही है ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर पार्ट सी में बोला गया है इट इज कमिंग ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर ये इंसिडेंट है। तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम लोग बनाए तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी सरफेस यहाँ पर बल्ज आउट करेगी, बाहर की तरफ सरफेस होगी जिसको हम उभरी हुई सरफेस कहते हैं। तो जो लाइट रे है वो लाइट रे ऑब्लिकली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर और इसके पोल पर गिरेगी। तो अगर हम पोल की बात करें, ये आकर के इसके पोल पर इंसिडेंट है, तो अगर लाइट रेज यहाँ पर पोल पर इंसिडेंट है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और यहाँ से बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये हो जाएगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर ये आकर के पोल पर इंसिडेंट होती तो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ लेग्स स्मॉलर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन की हम पहली बात कर चुके हैं, हम लोगों ने जो एक एमसीक्यू क्वेश्चन किया था उसमें सेम चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर अगर उसे अपना जो हेड है वो बिगर साइज का दिख रहा है तो इसका मतलब जो मिरर है उस मिरर का जो टॉप पोर्शन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर की तरह, क्योंकि एनलार्ज इमेज बना करके दे रहा है। और इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैजिक मिरर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, आल्सो स्टेट द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो अगर उसको अपना सिर बड़ा दिख रहा है तो सिर हमारी बॉडी का सबसे अपर पार्ट होता है, तो मिरर का भी जो अपर पार्ट है वो कॉन्केव मिरर बन जाएगा, तभी उसने बड़ी इमेज बना करके दे दी। तो एक कॉन्केव सरफेस की हम बात करें तो ये हो गई हमारे पास कॉन्केव सरफेस उस मिरर की। फिर जो मिडल पोर्शन है उसकी बॉडी का वो उसको सेम साइज का दिखा। वो सेम साइज का क्यों दिखा, क्योंकि जो आपके पास प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बना करके देते हैं जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो ये बना देते हैं हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो उसको उसके पैर हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। पैर छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स रही होगी। कॉन्वेक्स मिरर इमेज जो बनाते हैं वो डिमिनिश्ड इमेजेस बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये मैजिक मिरर का एक कंस्ट्रक्शन कि वो मैजिक मिरर कैसा रहेगा। बस अभी इसमें एक चीज कमी है, वो ये है कि यहाँ पर अभी हमने इसे पीछे से पॉलिश नहीं किया है, तो मिरर आपकी जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो पीछे वाली सरफेस, उसको हमेशा हमें पॉलिश दिखाना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -3, लिस्ट 4 इन्फॉर्मेशंस दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर और इमेज। तो यहाँ पर मिरर और इमेज के बारे में हमें कमेंट करना है, 4 ऑब्जर्वेशन या 4 इन्फॉर्मेशन बतानी है, जबकि आपके पास स्फेरिकल मिरर जो है उसका मैग्निफिकेशन -3 है। पहली बात तो मैग्निफिकेशन की अगर वैल्यू देखें तो वो 3 है, मतलब 3 टाइम्स हो गई। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है तो इमेज भी 3 गुना ज्यादा निकल करके आएगी ऑब्जेक्ट के साइज में। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है। अगर आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा था तो इसकी जो इमेज बन जाएगी वो उल्टी बन जाएगी, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बन करके आएगी, पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन करके आएगी, ठीक है, और वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो पहली बात ये मिरर कैसा है, अगर हम मिरर के बारे में बताएं तो जो मिरर है आपके पास ये कॉन्केव हो गया। कॉन्केव मिरर बनाते हैं रियल इमेजेस, रियल एंड इन्वर्टेड, और 3 टाइम्स है तो कहां पर बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, क्योंकि रियल इमेजेस फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें, रियल होगी और उसके साथ ये क्या होगी आपके पास, इन्वर्टेड इमेज होगी। तो ये हो गई हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ पर रिलेटेड थी किससे, मिरर और इमेज से। और अगर आप पोजीशन को भी लिखना चाहो तो पोजीशन हम लिख ही चुके हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट भी फ्रंट ऑफ द मिरर है, मिरर यहाँ पर कॉन्केव है, रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन करके आएगी। चलिए अगला चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। A concave mirror is used for image information for different position of an object. One inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm from the pole of a concave mirror of focal length 50 cm. देखिए जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये कॉन्केव मिरर हो गया हमारा।
और इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 है। तो अगर मैं इसके फोकस की बात करूं तो ये हो गई आपके पास 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर पे ही रख दिया। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, कह रहे हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या ये ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में है? और अगर हमने ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और मिरर के पोल के बीच में रखा हुआ है तो इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्या मिलती थी? बिहाइंड द मिरर। जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होगा कॉन्केव मिरर के, उसकी इमेज हम लोगों को मिलेगी बिहाइंड द मिरर, जो कि एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती थी। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, और उसके साथ साथ आपसे पूछा गया नेचर ऑफ इमेज, तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज की बात करें, एनलार्ज होगा, बड़ी इमेज बन करके आती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू जस्टिफाई और इन्फरेंसेस, तो ये रे डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अब इस रे डायग्राम को अगर आपको कंप्लीटली बनाना है बिल्कुल अच्छे से, तो मैं लेक्चर आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पर ये रे डायग्राम आपको मिल जाएगा। जो भी डायग्राम्स में आपको प्रॉब्लम हो आप जाकर के वो लेक्चर जरूर देखिए, उसमें सारे रे डायग्राम्स आपको बने हुए मिल जाएंगे। बट इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको रे डायग्राम कैसे बनाना होता है। देखिए रे डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो पहली बात, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो पोल और फोकस के बीच में है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि हमने पोल और फोकस के बीच में रख दिया। एक लाइट रे कंसिडर करते हैं जो कि फोकस से आई होगी, और अगर ये फोकस से आई है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो ये लाइट रे तो हमारी निकल गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये है पहली इंसिडेंट रे। इसी तरह अब आपको बस एक और रे चाहिए होगी, एक और इंसिडेंट रे चाहिए होगी अगर आपको इस डायग्राम को पूरा करना है। तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक और लाइट रे कंसिडर कर सकते हैं जो कि आकर के फॉल कर रही है इसके पोल पर। अगर पोल पर गिरेगी तो यहां से एज इट इज निकल जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। जब हम इन रिफ्लेक्टेड रेस को बिहाइंड द मिरर फर्दर प्रोड्यूस करते थे तो हमें इमेज मिलती थी। तो ये हो गई हमारे पास इमेज की पोजीशन। एक लाइट रे हम लेकर के आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से पास कर गई, और एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट थी मिरर के पोल पे। तो अगर पोल पे गिरती है तो उसी के अलॉन्ग वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके बाहर निकल जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बना करके बाहर निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। अभी एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टाइप है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। Under what conditions in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other, whatever may be angle of incidence? Show the same with the help of ray diagram. तो यहां पर आपको दो प्लेन मिरर्स को कुछ इस तरीके से रखना है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहें। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट हम तब बना सकते हैं अगर दोनों प्लेन मिरर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। मींस एक दूसरे के साथ इनको जो प्लेस किया गया है यहाँ पर 90 डिग्री पे प्लेस किया जाए। तो ये मान लेते हैं हमारे दो प्लेन मिरर्स, और ये दोनों प्लेन मिरर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं तो देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल निकल करके आएंगे कैसे। सबसे पहले इंसिडेंट रे हम लोग पहली वाली सरफेस पर मान लेते हैं हमारी फर्स्ट सरफेस है, और इस फर्स्ट सरफेस से जब ये इंसिडेंट रे निकलेगी तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है 45 डिग्री नॉर्मल के साथ, तो ये यहाँ से इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब अगर ये इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक करी है तो जब ये यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर इंसिडेंट होते हुए भी एंगल जो बना वो 45 डिग्री का ही बना, जैसे पहले 45 डिग्री था। अब उसके बाद भी जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये 45 डिग्री पर ही होगा। तो फाइनल और इनिशियल रे को अगर हम देखें, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे है, और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल करके आ रही है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये कब हो पाया? जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लेन मिरर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस किया, मींस एक ऐसे एंगल पे प्लेस किया जो कि 90 डिग्री था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन, he then directed a reflected ray onto a sheet of paper held close to the mirror. What should he do to burn the paper? तो पहली बात तो जो मिरर है, मिरर के सामने अगर उसने एक पेपर रखा है और वो उस पेपर को जलाना चाहता है सन रेज से, तो सन रेज कहां से आ रही है? अगर हम सन रेज की बात करें तो सन रेज आपके पास इन्फिनिटी पर होती हैं, इन्फिनिटी से आ रही है मीन सन से आ रही हैं। और ये जब आकर के किसी एक पॉइंट पर बर्न अगर आप कराना चाहते हो तो आपको लाइट रेज को यहाँ पर कन्वर्ज करना पड़ेगा, और कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर।
तो व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, तो इसको पेपर को जलाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको पेपर को जलाने के लिए कैसा मिरर लेकर के आना चाहिए, एक कॉनकेव मिरर को लेकर के आना चाहिए, और कॉनकेव मिरर के जो फोकस है, फोकस पर क्या करेगा, ये इस पेपर को प्लेस करेगा। तो हम लिखेंगे प्लेस द पेपर एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के फोकस पर ही आकर के सारी लाइट रेस यहां पर कन्वर्ज हो जाएंगी। फिर उसके बाद वाले पार्ट में बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, कॉनकेव मिरर इसके पास है। विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो जी हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां पर जिस जगह पर वो पेपर सबसे पहले बर्न हो जाएगा, जहां पर वो देखेगा सारी की सारी लाइट रेस कन्वर्ज कर रही है जिस पॉइंट पर, वही उसका फोकस पॉइंट है। तो बहुत सिंपल सा है ये हमारे पास। ये थी कुछ लाइट रेस जो कि इन्फिनिटी से आ रही होंगी, और ये इन्फिनिटी से आएंगी तो ये यहाँ पर फोकस पर मीट हो जाएंगी। तो ये है फोकस, और ये लाइट रेस यहां से चल के आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर खुद से निकाल सकते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्टेंस की डिटरमाइन करी जा सकती है, विच विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस, एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। तो सोलर फर्नेस में हम लोग कैसा मिरर लगाते हैं, यहाँ पर हम जो मिरर यूज करते हैं वो कॉनकेव होता है, क्योंकि सनरेज चल करके आ रही है, जब वो एक ही पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज करेंगी तभी तो आपका जो वो खाना उसके अंदर रखा है वो यहाँ पर क्या हो पाएगा, जल्दी कुक हो पाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी सनरेज आती हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जा करके एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इसका फोकस। तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, इसका मैं आपको एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये रिफ्लेक्टर पर पड़ रही है, और रिफ्लेक्टर से जाकर के कहाँ पर टकरा रही है, रिफ्लेक्टर से जाकर के ये फूड पर टकरा रही होंगी। फिर उसके बाद बोला है कि एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। तो सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। जो सन है, सन की पोजीशन इन्फिनिटी पर है, तो ये जो रेज आ रही हैं, रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, और अगर ये इन्फिनिटी से आ रही है तो ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी जो कि इसका फोकस होगा, और अगर फोकस पे सारी की सारी रेस कन्वर्ज करेंगी तो वहां पर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, मीन्स H1 जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया, और इसको 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने रखा है कॉनकेव मिरर से, और उसके फ्रंट में रखा है। तो U हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर को, और ये होगा नेगेटिव का -15, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ जाएगा ना ओरिजिन के। अगर मिरर आप ओरिजिन पर मान लें तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है, -x एक्सिस पर है। फिर उसके बाद लिखा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास -10 सेंटीमीटर है। देखिए 10 सेंटीमीटर लिखा था, लेकिन एक कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, और आपको ये भी बताना है कि कहाँ पर हम लोग इस इमेज को देखेंगे जब ये मिरर के बाद फॉर्म होगी। तो आपको वी भी बताना है, और यहाँ से हम लोगों को जो दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है वो होगी आपके पास H2, हाइट ऑफ इमेज। अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएं तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो -1/10 इक्वल्स टू 1/v और माइनस का 1/10, क्योंकि यहाँ पर 10 नेगेटिव का है तो वो जो प्लस का साइन है वो माइनस का बन जाएगा। सो 1/v की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। ये जो u है हमारे पास ये गलत पुट हो गया है, जो u की वैल्यू है आपके पास वो u की वैल्यू रहेगी 15। चलिए अब 1/v की अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, 1/v इक्वल्स टू 1/v के लिए जो वैल्यू निकल करके आएगी हो गई आपके पास 1/15 -1/10। 1/15 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा लेंगे, सो एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम हमारे पास 30 हो जाएगा, 2 -3, सो 1/v इक्वल्स टू -1/30। तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से -30 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी एक 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिरर से, जो कि फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगी। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, तो इसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगा देते हैं। मैग्निफिकेशन जो है आपके पास ये होता है -v/u विच इज इक्वल्स टू H2/H1।
तो माइनस वी बाई यू को हम लोग इक्वल कर देंगे H2/H1 के। सो माइनस ऑफ -30 डिवाइड बाई यू विच इज -15। H2 हमें बताना है और ये रहेगा आपके पास 4। तो H2 की जो वैल्यू है यहाँ से वो आ जाएगी -8 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट जो है वो है 8 सेंटीमीटर की, और माइनस आपको क्या बता रहा है, ये माइनस आपको बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज जो होती है हमारे पास वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, इसलिए वी भी नेगेटिव आया था, H2 भी जो नेगेटिव आया है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, क्वेश्चन सही आंसर निकाला है, और वो जो इमेज है वो इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बन करके आएगी, जो भी आपने इसके सामने सीधा ऑब्जेक्ट रखा होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो देखिए कैंडल की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, मीन्स -30 लेंगे इसको। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद से इसका आंसर निकाल करके देखिए, और इसका सही आंसर निकाल के देखिए कि वो आपके सोल्यूशन से मैच कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसका मैं बाकी सोल्यूशन बता देता हूँ। और हम लोगों ने जो इसके लिए स्क्रीन प्लेस करी है जिस पर इसकी इमेज को हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो 60 सेंटीमीटर पे है। तो v की वैल्यू है -60 सेंटीमीटर, और लिखा हुआ है ना कि फ्रंट ऑफ द मिरर ही प्लेस किया गया है स्क्रीन को, तो इसलिए हम लोगों ने v भी नेगेटिव लिया है। लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें बतानी है और मिरर का नेचर भी बताना है। देखिए अगर मिरर के नेचर की बात करें तो जो मिरर का नेचर है वो कॉनकेव रहेगा। वो कॉनकेव क्यों रहेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही आपके पास वो मिरर है जो कि फ्रंट ऑफ द मिरर इमेजेस आपको बना करके देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, लेकिन इसमें स्क्रीन अगर आपने फ्रंट में रखी है तो इमेज भी फ्रंट में ही मिल रही होगी। तो चलिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लगा देते हैं, जिसको हम लेंस मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो ये हो जाएगा -1/60 और ये बन गया माइनस का 1/30। एलसीएम आ जाएगा इसका 16 -1 -2, सो 1/f इक्वल्स टू -3/60। फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई है -20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होगी मिरर की। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर। देखिए फ्लेम की जो हाइट है मतलब वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, तो आपको h1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सो अगर h1 की वैल्यू गिवन है तो क्या हम h2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। h1 को मान लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर और h2 हमें बताना है। फिर से जो रिलेशन यूज करेंगे वो हो गया आपके पास मैग्निफिकेशन का, -v/u इक्वल्स टू h2/h1। सो -v/u इक्वल्स टू h2/h1 यूज कर रहे हैं। माइनस ऑफ -60, u की जगह हम लोग लिखेंगे -30। h2 की जो वैल्यू है वो हमें बतानी थी और h1 था आपके पास 2.4। h2 यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2.4 विच इज 4.8, और ये आएगा माइनस का, क्योंकि जो इमेज बन करके आएगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, तो इसलिए इसकी जो हाइट है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि वो नेगेटिव आई एक्सिस पर हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सारे ही साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, आप जाकर के वो लेक्चर वीडियो एक बार देख सकते हैं, जो कि हमारा एक 1 शॉट वीडियो था। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज -2 इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। देखिए जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन -2 है, और जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से वो 30 सेंटीमीटर है। तो v की वैल्यू यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, लेकिन इस v को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले ये कैसे पता चलेगा? ये आपको इस तरीके से पता चलेगा कि एक स्फेरिकल मिरर है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर बनाते हैं, और रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बनती है। तो इसीलिए v की वैल्यू हो जाएगी -30 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर and list two characteristics of the image formed if the object is moved 10 cm towards the mirror। तो चलिए ये तो बाद की बात है, पहले देखते हैं कि यहाँ से इसकी फोकल लेंथ कैसे बताएंगे। फोकल लेंथ बताने के लिए आपको u की जरूरत पड़ेगी, और u निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। सो -2 इक्वल्स टू -v विच इज माइनस ऑफ -30/u। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई आपके पास -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा। देखिए उससे पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तब हम इस पार्ट का आंसर कर पाएंगे।
फोकल लेंथ अगर देखें तो इस क्वेश्चन से जो फोकल लेंथ है वो है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v मीन्स -1/30 और माइनस थे यहाँ पर साइन और 1/-15 तो ये प्लस का हो जाएगा, वैसे हमें डायरेक्ट लिख देना चाहिए -1/30 प्लस 1/15। तो एलसीएम यहाँ पर 30 आ गया, -1 + 2। सो 1/f की वैल्यू आ रही है 1/30, तो f हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर निकल करके आई। एक सेकंड, यहाँ पर एक गलती है, हम लोगों ने 1/v प्लस 1/u रखना चाहिए था। तो ये जितने भी पॉजिटिव के साइन लगे हुए हैं इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने गलती से लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया मिरर फॉर्मूला की जगह। सो -1 -2 तो ये बन गया -3 10 टाइम्स -10। अब देखिए ये मेरे को कैसे पता चला कि मैंने बीच में कहीं गलती कर दी, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही थी। फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं आ सकती है अगर मिरर आपके पास कॉनकेव है। तो अगर आप भी ऐसी गलती करें तो आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो आप वहां पर खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने कुछ गलत किया है क्वेश्चन में। फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो पहले ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा था और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर एक रफ स्केच बना देता हूँ और ये रफ स्केच कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये कॉनकेव मिरर जो है, इस कॉनकेव मिरर की हम लोग फोकल लेंथ, ये है फोकस जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट इसके बाद ही प्लेस होगा 15 पर। अब बोला है कि आप इसको 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेकर के आ गए। अगर हम इसे 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेकर के आते हैं तो उससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकस को पार करके अब कहीं यहां पर आ जाएगा। तो ये पोल और फोकस के बीच में आ गया, और अगर ये पोल और फोकस के बीच में आ गया है तो उससे क्या होगा कि जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, इसकी वर्चुअल। वो इमेज अब इस साइड बनेगी और वो एक वर्चुअल इमेज होगी। तो अगर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। पहली चीज इमेज वर्चुअल है, और दूसरा जो आंसर है यहाँ पर वो एनलार्ज्ड है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और जो साइज रहेगा वो एनलार्ज्ड रहेगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, जहां पर हम देखेंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सो मेक श्योर अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ रहे हो तो अब हम आगे जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पर करने वाले हैं वो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें और बाद में अपने आंसर जरूर मैच करें। तभी आप मानिए कि आपको ये जो वीडियो है, जितना भी आप देख रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, वो एक प्रीवियस वीडियो जरूर विजिट करें हमारा, जहाँ पर ये चैप्टर का आपका वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, सिक्योरिटी मिरर इज यूज्ड इन अ बिग शोरूम, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। पहली बात तो जो सिक्योरिटी मिरर है, इस सिक्योरिटी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर का है। तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो 5/2 मीन्स 2.5 मीटर। उसके बाद लिखा है जो कस्टमर है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था। तो यहाँ पर जो u है इसकी वैल्यू हो गई -20 मीटर। ये कस्टमर यहाँ पर एक्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज सब कुछ बताना है इस इमेज का। तो पहले तो हमें v निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले जब हम लोग यहाँ पर ये बता देंगे कि कितनी डिस्टेंस पर है, तो बाकी चीजें भी आ जाएंगी। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये बन गया 1/2.5। अच्छा, अब एक जरूरी चीज की, यहाँ पर मैंने जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव क्यों नहीं ली और फोकल लेंथ पॉजिटिव ही क्यों रखी है? क्योंकि जो सिक्योरिटी मिरर है, सिक्योरिटी मिरर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ये कॉन्केव मिरर्स नहीं होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो मिरर्स यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि हमारे पास शॉपिंग मॉल्स में या शॉप्स में लगे होते हैं। फिर इसके बाद इसीलिए हम लोग इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव ले रहे हैं। सो 1/2.5 इक्वल्स टू 1/v, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/20। तो 1/v की वैल्यू हो गई, एक काम करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो ऊपर एक ये 0 आ जाएगा। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी है। तो 1/v की वैल्यू हो गई 2/5 प्लस 1/20। अब राइट हैंड साइड पर अगर एलसीएम लिया जाए तो राइट हैंड साइड पे एलसीएम आएगा 20, तो ये बन जाएगा 4 + 1। सो 1/v इक्वल्स टू 5/20। तो यहाँ से जो आंसर है वो आ रहा है आपके पास 4। तो अगर यहाँ से ये जो पर्सन था जो कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था, उसकी जो इमेज बन करके आएगी वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर आएगी। उसके बाद ये पूछा गया है कि इसका नेचर कैसा है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाने वाली जो इमेजेस हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहती हैं, सीधी इमेजेस बना करके देंगे।
और अभी आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर इमेज का साइज ज़्यादा है या कम है, उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा और मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो -4 बाय -20, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो 1/5 आ रही है। मीन्स जो इमेज बन करके आएगी वो 1/5 ऑफ द साइज होगी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन 1/5 आया है ये 1 से छोटा है, तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरिजन में कम है। कितना कम है? 5 टाइम्स कम है। अगला इसी का सेकंड पार्ट है, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जितने भी मिरर्स यूज करते हैं वो पहली बात कॉन्केव मिरर होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें हमारे टीथ को एग्जामिन करना, हमारे दांतों को एग्जामिन करना है तो उसकी कैविटीज भी देखनी होंगी। इतनी एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है जिसको उन्हें देखना है। तो जो लाइट रेज आ रही हैं बल्ब से, लाइट सोर्स है, जब वो आकर के उस मिरर पे पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होकर के आपके दांतों की तरफ जाएंगी, तो इसका मतलब है कि आप कन्वर्ज कराना चाहते हो लाइट रेज को। अगर हम लाइट रेज को कन्वर्ज कराना चाहते हैं तो हमें मिरर कैसा लगाना पड़ेगा? कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर जो मिरर है वो कॉन्केव है। और इसके पीछे क्या रीजन देंगे कि क्यों ये मिरर यूज किया है? तो क्योंकि यहाँ पर जो पर्पस है इसका वो ये है कि आप एक छोटे ऑब्जेक्ट को, we are using a concave mirror because we want to examine a patient teeth which will act as a point size object or a object which is very small as compared to the size of the mirror। तो इसलिए यहाँ पर हम एक जो मिरर यूज करेंगे वो रिफ्लेक्टिंग टाइप है और वो रिफ्लेक्टिंग में भी वो एक कॉन्केव मिरर रहेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, लॉन्ग आंसर टाइप में। अब यहाँ पे लिखा है सपोज यू हैव 3 कॉन्केव मिरर्स ए बी एंड सी ऑफ फोकल लेंथ 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर। For each concave mirror, you perform the experiment of image formation for 3 values of object, distance of 10, 20 and 30 by giving reason, answer the following। देखिए जो तीनों कॉन्केव मिरर हैं, जो फोकल लेंथ है यहाँ पर तीनों की मैं लिख देता हूँ। पहले वाले की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे मिरर की फोकल लेंथ 15 है और तीसरे वाले मिरर की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के 3 डिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप 3 अलग अलग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। तो पहला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है, दूसरा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का है और तीसरा डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई द मिरर विच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अच्छा, मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है वो बराबर है, तभी मैग्निफिकेशन 1 है, सेम साइज की इमेज है। नेगेटिव होने का मतलब है मैग्निफिकेशन ये इमेज रियल और इन्वर्टेड है। तो आपको बताना है कि कौन सा मिरर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो मिरर है तीनों कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में अब आपको वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो जाता था। चलिए अब इसके आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो जो मिरर है हम लोग ए मिरर को ही यहाँ पर यूज करके उसके सामने एक बार ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे, एक बार 20 और एक बार 30। तो अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और अगर हमने बोला कि हमें सेम साइज की इमेज चाहिए तो इमेज आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही देखने मिलेगी और ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा होना चाहिए। तो अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ए मिरर की तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे होगा। तो यहाँ पर यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट को ले जाकर के उन्होंने 20 सेंटीमीटर पे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मिरर ए है, पहले वाले पार्ट में मिरर ए के साथ आपको मैग्निफिकेशन -1 अचीव होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद जो मिरर बी है इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, मतलब हम मिरर बी में भी पहले 10 पे रखेंगे, फिर 20 और फिर 30। तो जहां आपने 30 पे रखा उस ऑब्जेक्ट को, ये मिरर बी भी क्या करेगा, ये मिरर बी भी इसकी एक ऐसी इमेज बना देगा जो कि रियल इन्वर्टेड है और इसका मैग्निफिकेशन 1 है। लेकिन मिरर सी की अगर हम लोग बात करें उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर पे होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को देखें वो कहीं पर भी 40 सेंटीमीटर नहीं है। तो सिर्फ मिरर सी ऐसा है जो कि आपको -1 का मैग्निफिकेशन नहीं दे सकता है। आउट ऑफ द 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रेफर टू बी यूज्ड फॉर शेविंग पर्पसेस एंड मेकअप। देखिए शेविंग पर्पस और मेकअप के लिए जो हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, अगर आपको शेविंग करनी है या मेकअप के पर्पस के लिए यूज करना है तो आपको अपना फेस जो है वो बड़ा बना करके दिखाना पड़ेगा, एक एनलार्ज इमेज आपको चाहिए। तो कॉन्केव मिरर एनलार्ज इमेज एक केस में बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पोलर फोकस के बीच में रखा होता है और उसमें भी वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो फेस है वो आपको टेढ़ा होता हुआ दिखे। तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी सीधी दिखेगी, जिसको हम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है
पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। मींस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो जाएगी तो उसकी इमेज भी कॉन्केव मिरर में वर्चुअल रहेगी। तो जहां पर u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट अगर आपने 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो आप 10 सेंटीमीटर वाला जो फोकल लेंथ का मिरर है इसको नहीं चूज कर सकते। ये तो इमेज इन्फिनिटी पर बना देगा, जो कि रियल और इन्वर्टेड होती है। लेकिन 15 सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं और 20 सेंटीमीटर भी चूज कर सकते हैं। तो इस पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास बी एंड सी मिरर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे इसके बाद जो ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो जाती है, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकती है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट जो है वो पहले रखा हुआ है, फोकस बाद में है, 20 से ज्यादा फोकल लेंथ तो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए इस बार हमारे आंसर बी और सी थे। फिर है फॉर द मिरर बी ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 एंड 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसके लिए हमें रे डायग्राम बनाने हैं तो देखिए, पहले वाले का अगर हम लोग रे डायग्राम बनाए तो पहला रे डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ थी बी वाले की फोकल लेंथ आपने 15 सेंटीमीटर बनाई है, तो ये 15 सेंटीमीटर पे हम लोग इसका फोकस कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। उसके लिए हम क्या करते थे, एक लाइट रे को लेकर के आते थे यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, यहाँ पे ये फोकस से। आप फोकस के भी पैरेलल ला सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास कर जाएगी। उसके बाद आप दूसरी लाइट रे को ले आइए पोल पर, अगर ये पोल से आ रही है तो ये पोल से ही वापस निकल जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए। जब हम इसको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे आगे तो ये लाइट रेस कहीं यहाँ पर मीट होती हुई दिखेंगी और ये बन गई आपके पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इन्होंने 20 सेंटीमीटर पे ही रख दिया और जो फोकल लेंथ थी ना इस बी वाले मिरर की वो आपके पास 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये फोकल लेंथ के बाद रखा हुआ है। अब फोकल लेंथ 15 है और 15 फोकल लेंथ लेकर के चलें तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आएगा आपके पास 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे नहीं है, बिटवीन एफ एंड सी है। तो बिटवीन एफ एंड सी वाला केस यहाँ पर बना देते हैं। देखिए, बिटवीन एफ एंड सी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर देंगे सभी पोजीशंस को। ये फोकस है, ये हो गया हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस अगर आपके पास इसका 15 सेंटीमीटर पे था तो ऑब्जेक्ट इस बार 20 सेंटीमीटर पे है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होता है तो इमेज आपके पास हमेशा बनती है बियॉन्ड सी। तो एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो निकल गई यहाँ पर फोकस से, और एक दूसरी लाइट रे ले लेते हैं जो कि फोकस से आएगी, तो ये निकल जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं बन पाया है, बट आप इसको अगर देखेंगे तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको रे डायग्राम्स को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो आप एक बार विजिट कर लेना, वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे इस तीनों पार्ट के आंसर्स। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कैसा मिरर है जो हमेशा ही डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल बना रहा है? ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वही कर सकते हैं ऐसा। और इसका एक रे डायग्राम बनाना है आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए, इसका रे डायग्राम हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं और आप जाकर के पिछली वीडियो देख लेना, वहां पर आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। फिर लिखा है राइट वन यूज ऑफ सच मिरर आर पुट टू एंड वाई। तो इसका एक यूज अगर आपको लिखना है तो हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर्स में। ठीक है, जितने भी हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये एक वाइड एंगल ऑफ व्यू देते हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। एक ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेंगे और उसकी एक छोटी इमेज आपको बना करके देंगे। अगर हमारे पीछे 10 गाड़ियां चल रही हैं तो वो 10 गाड़ियों का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, तो वो आपके मिरर को पूरा जो कवर कर लेगा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उन बड़े बड़े साइजेस को छोटा साइज करके दिखाता है, ताकि आपका जो पूरा हाईवे है वो आपको क्लियरली विजिबल हो, उस पर पीछे जो गाड़ियां दिख रही हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर ड्राइवर आइडेंटिफाई कर पाए। फिर इस बाद लिखा है डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट है, ये वो डिस्टेंस है जहां से उस स्फेरिकल मिरर को हम लोगों ने डिराइव किया होगा। अगर इसको एक सेंटर मान लें, देखिए इसको समझते हैं कैसे। अगर मैं इसको एक सेंटर मान लूं
और आप मानो कि यहाँ से मैं एक छोटा सा हिस्सा काट करके ले जा लूँ। तो ये जो मिरर है, ये मेरे पास मिरर है, लेकिन ये मिरर इस स्फेयर का पार्ट था ना। ये मिरर अगर इस स्फेयर का पार्ट था तो ये इसका सेंटर है, और वही अब क्या बन जाएगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास वो पॉइंट होता है जो कि एक स्फेयर का सेंटर था, जहां से इस मिरर को काट करके हम लोग निकाल करके लाए हैं, या जहां से मिरर को डिराइव किया गया है। इसकी सारी डेफिनेशन हमारी प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। आप वहां पे एक बार देख लेना, आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएंगे और उसके नोट्स भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, आप नीचे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। Find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is 24. अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 है तो इसकी फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं इसका नेचर कैसा है, मीन्स ये स्फेरिकल मिरर है कैसा। फोकल लेंथ पहली बात पॉजिटिव है, तो ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की ही फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव हुआ करती है। तो ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी बच्चे क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये क्वेश्चंस करके जाने में। और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हमारी पूरी सीरीज देखिए, हमारी प्लेलिस्ट जा करके एक बार एक्सप्लोर कीजिए। सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप हमारा स्टडी मटेरियल एंड वर्कशीट्स एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए एक बार, और आगे आने वाली सभी वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।